आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हालांकि ये जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये पूरी तरीके से हम लोग अपने स्क्रीन पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना समझने वाला ज़्यादा चीज़ है और हम लोग इसको ऐसे स्क्रीन पे भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि इसमें कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाला है नहीं जो कि हम लोगों को बोर्ड पे चलना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली अपने स्क्रीन पे ही समझ लेंगे कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। ये तो हमारा मेन टॉपिक हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके अंदर हमारा 2-3 टॉपिक जो है ना छोटा छोटा सा आपको मिलेगा, जैसे इको मिलेगा, रिवर्बरेशन मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मिल जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, छोटे छोटे टॉपिक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। देखो क्लास 8 में ना अपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लाइट, है ना। क्लास 8 में एक चैप्टर था लाइट और उसमें बताया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसी प्रकार से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ना। चलिए तो देखेंगे हम लोग इसमें। अच्छा एक चीज़ और याद कीजिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, यानी कि जो हमारा क्लास 8 में एक चैप्टर था साइंस में लाइट, उसमें ना लाइट के 2 नियम थे, यानी कि 2 लॉ थे। याद है? लॉ याद है? नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लॉ भी देख लेंगे कि लॉ जो है वो लाइट का क्या था और साउंड का जो लॉ है वो क्या है। हालांकि दोनों का लॉ बिल्कुल मिलता जुलता है ना। चलिए तो हम लोग आज शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। सबसे पहला समझते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? दोबारा मुड़ के वापस आ जाना, है ना। लेकिन कौन आएगा दोबारा वापस मुड़ के? साउंड आएगा। तो जब हमारा साउंड किसी हार्ड सरफेस पे टकराने के बाद वो वापस आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंपल सा बात है ना। तो वही लिखा हुआ था कि द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड का मतलब क्या? साउंड गया किसी हार्ड सरफेस से टकराया और दोबारा टकरा के वापस आ गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। जैसे सॉलिड सरफेसेस आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। देखिए जो सॉलिड सरफेस होता है ना, सॉलिड मतलब बहुत ठोस, सॉलिड सरफेस साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं और सॉलिड सरफेस साउंड का एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। मतलब कि यदि सॉलिड सरफेस, सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं और हमारे सामने दीवार है, तो दीवार हमारा क्या हो गया? एक सॉलिड सरफेस हो गया। तो सॉलिड सरफेस से हमारा साउंड बहुत अच्छी तरीके से टकराता है और टकरा के फिर वो बाउंस बैक हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप यदि एक रबर के बॉल को दीवार में मारेंगे तो वो आपके पास दोबारा आएगा घूम के, है ना। तो वही चीज़ हमारा साउंड के साथ भी होता है। तो याद रखिएगा साउंड का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होता है? सॉलिड सरफेस, है ना, क्योंकि उससे साउंड टकरा के हमारा तुरंत वापस आ जाता है। ठीक है, आगे इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे वॉल हो गया यानी कि दीवार हो गया, मेटल सीट मतलब कि कोई आयरन का टुकड़ा हो गया, ये चीज हो गया, फिर से हार्ड वुड यानी कि बहुत ठोस लकड़ी हो गया। ये सब हमारा किसका एग्जांपल है? सॉलिड सरफेस का एग्जांपल है। तो यदि इन सारी चीजों से यदि हमारा आवाज टकराएगा तो दोबारा बाउंस बैक हो जाएगा, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। तो यही चीज है। हालांकि सॉलिड सरफेस में और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। आगे soft surfaces are bad reflectors of sound because soft surfaces absorb sound। देखो यहां पे पूछा यह जाएगा कि साउंड का बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है। साउंड का बेस्ट रिफ्लेक्टर है आपका सॉलिड सरफेस, लेकिन साउंड का पुअर रिफ्लेक्टर कौन है? साउंड का पुअर रिफ्लेक्टर का जब बात हो तो उसके लिए हमारा आ जाएगा सॉफ्ट सरफेस। मतलब कि देखिए जो ठोस है, जो कि पूरी तरीके से सॉलिड है, वो साउंड को तुरंत बाउंस बैक कर देगा। लेकिन जो सरफेस हमारा सॉफ्ट है, मुलायम है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुलायम टाइप का है, वो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बल्कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कि वो अपने आप में समा लेगा उस चीज को। समझ में आ रही है बात? तो वही चीज यहाँ पे हो गया कि सॉफ्ट सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो साउंड का बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन हुआ? सॉलिड सरफेस। साउंड का पुअर रिफ्लेक्टर कौन हुआ? सॉफ्ट सरफेस। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद साउंड वेव्स आर मच लॉन्गर देन लाइट वेव्स, सो दे रिक्वायर अ मच लार्जर एरिया फॉर रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए लिखा हुआ है साउंड वेव्स आर मच लॉन्गर देन लाइट वेव्स। देखो लाइट जब ट्रेवल करता है ना तो वो भी एक वेव बनाता है अपना, जिसको हम लोग कहेंगे लाइट वेव। उसी प्रकार से जब साउंड अपना ट्रेवल करता है तो अपना एक वेव बनाएगा, उसको हम लोग कहेंगे साउंड वेव, है ना। तो साउंड वेव का जो
आप कह सकते हैं कि जो साउंड वेव है वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो लंबा है इसका मतलब कि इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए भी सरफेस कैसा चाहिए, लंबा चाहिए। मतलब समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लाइट भी हमारा ट्रैवल करता है तो लाइट वेव हो गया हमारा, उसी प्रकार से साउंड ट्रैवल करता है तो साउंड वेव हो गया। तो साउंड वेव जो है ना, लाइट के वेव के कंपैरिजन में साउंड वेव थोड़ा सा लंबा होता है, लॉन्गर होता है। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए भी जो सरफेस चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा सरफेस चाहिए। आप चाहेंगे कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हम सामने रख दे और उससे हमारा साउंड टकरा के वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय पे पत्थर का टुकड़ा साउंड वेव के कंपैरिजन में छोटा है। तो आप यदि ये चाहते हैं कि साउंड वेव हमारा टकरा के दोबारा वापस आ जाए, तो इसके लिए आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा कि वो साउंड वेव से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका वो टकरा के वापस आ पाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एप्लीकेबल टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसा कि हमने अभी कहा कि क्लास 8 में आपने पढ़ा है एक चैप्टर लाइट, लाइट में हमारा लॉज ऑफ लाइट था, है ना। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे लॉज ऑफ साउंड भी होगा। तो जो लॉज ऑफ लाइट था हमारा, वही लॉज ऑफ साउंड भी है। मतलब कि आपने पढ़ा था क्या क्लास 8 में, याद करो तो। लॉ किसी को याद है लाइट में? हालांकि मिरर का लॉ था वो। पहला क्या था? पहला ये था हाँ, पहला तो ये था जैसे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ये हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए थे। दूसरा इसका क्या नियम था? दूसरा इसका ये नियम था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये भी हम लोग जानते थे। ये लॉ है लाइट का, तो यही लॉ हमारे साउंड के साथ भी लागू होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एप्लीकेबल टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो हमारा लॉ रिफ्लेक्शन का था लाइट में, वही हमारा लॉ साउंड में भी लागू होता है। जैसे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आर एज फॉलोज। तो जहां जहां आपने बस लाइट इस्तेमाल किया था क्लास 8 में, वहां वहां आपको कौन सा टर्म इस्तेमाल करना है? साउंड इस्तेमाल करना है, बस बात खत्म। जैसे पहला आपका नियम कहता है कि द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हो गया हमारा पहला नियम साउंड का, याद रखिएगा साउंड का। अच्छा, यदि यही चीज लाइट में होता तो हम लोग क्या कहते थे? लाइट में से कहते थे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हम लोग कहते थे लाइट के केस में। लेकिन यहाँ पे लाइट के केस में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है साउंड के केस में। तो साउंड के केस में हम लोग कैसे बोलेंगे? द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझेंगे, आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, आप पेज पलटेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इसका दूसरा नियम बात करते हैं, उसके बाद एक डायग्राम हम लोग अपने सामने लाएंगे, उसके फिर उसको समझेंगे। अगला नियम है इसका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये भी था हमारा लाइट में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसमें था? लाइट में। तो अब यहाँ पे साउंड का बात होगा तो क्या हो जाएगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि टॉपिक का नाम तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि बाउंस बैक वो कैसे होगा, है ना। बाउंस बैक लाइट बाउंस बैक साउंड हमारा उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमारा लाइट हुआ करता था क्लास 8 में। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बाउंस बैक हमारा साउंड उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम एक रबर वाले बॉल को दीवार में मारते हैं तो दोबारा हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी है। तो इसका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आपको दो चीज हमेशा याद रखना है, और वो दोनों इसका नियम। पहला तो नियम इसका ये कहता है द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कोई डाउट नहीं, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम तो आपके सामने है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना। चलिए इसको ना आप इसके लिए इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सा आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उसको जरा देखिए ध्यान से। और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपके पास बुक है तो आप भी अपने बुक में देखिए, पेज नंबर कितना है? 168 में देखिए ऊपर में फिगर 12.11 दिया हुआ है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो हमारे पास एक डायग्राम भी है, उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। ये रहा हमारा डायग्राम, आप लोग के पास भी बुक में है ना। आप लोग बुक में देखिए, और जिसके पास बुक नहीं है वो अपने स्क्रीन पे देखिए। देखिए यहाँ पे ना एक घड़ी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ना बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि
एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बराबर कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि एक तो आपके पास टेबल है डायग्राम में, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे तो टेबल नहीं है, बेसिकली ये एक दीवार है, हमारे डायग्राम में एक दीवार है, लेकिन आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये घड़ी लगाया हुआ है, देखो है घड़ी, तो घड़ी के आगे ना एक ये लंबा सा कार्डबोर्ड का ट्यूब लगाया हुआ है ना, और उसके बगल में ये दूसरा ट्यूब लगाया हुआ है, यहाँ पे उसी सेम साइज का है और सेम चीज है। तो यहाँ इस वाले ट्यूब के आगे रख दिया गया है घड़ी, और इस वाले ट्यूब के आगे रख दिया गया है ईयर, ह्यूमन बींग्स का ईयर रख दिया गया, यानी कि जो हमारा कान है वो रख दिया गया है। तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि जब इस घड़ी का टिक 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 का आवाज इस ट्यूब से होके इस दीवार में जाके टकराएगा, ठीक है, और टकराने के बाद इस दूसरे वाले ट्यूब से होते हुए हमारे कान तक पहुंच जाएगा। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये जरूरी तो नहीं है, हमारे कान में आवाज इसका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो दूसरा वाला ट्यूब है जो कि आपके कान के पास है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि उसको बार बार मिलाते रहिए कि टिक टिक आवाज आ रहा है कि नहीं, और जहां पे आ रहा है मतलब कि वो आपने अरेंजमेंट सही कर लिया है, ठीक है ना। यही चीज आपके एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, यदि आप पढ़ेंगे उसको तो ध्यान से आपको वही चीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये पहला ट्यूब और ये दूसरा वाला ट्यूब बिल्कुल फिक्स्ड एंगल पे रखा गया है, तभी इस ट्यूब का टिक टिक का आवाज इससे होते हुए यहाँ पे टकराया और इस दूसरे वाले ट्यूब से होते हुए आपके कान तक ये आवाज आ गया। अब कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम जो बताना चाहेंगे, जो आपका पहला नियम था, पहला लॉ क्या था, याद करो। पहला लॉ है आपका दिस इंसिडेंट साउंड वेव। इंसिडेंट साउंड वेव का मतलब कौन सा, जो कि हमारे इस घड़ी से जा रहा है। इंसिडेंट साउंड वेव का मतलब हो गया वो साउंड जो इस घड़ी का टिक टिक का आवाज इस पहले वाले ट्यूब से जा रहा है, तो वो हो गया हमारा इंसिडेंट साउंड वेव। और दूसरा, जो आवाज इस पॉइंट पे टकराएगा और जो इसमें इस वाले ट्यूब में घुसेगा, जो हमारे कान में आवाज सुनाई पड़ेगा, उस वाले साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे दो बात हो गया, पहला इंसिडेंट साउंड वेव कौन कहलाएगा, जो कि हमारा शुरुआत में जा रहा है घड़ी से, और दूसरा जो हमारे कान तक आवाज सुनाई पड़ रहा है उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ठीक है ना। और ये दोनों का दोनों एक पॉइंट पे मिल रहा है, पॉइंट है आपका O इस डायग्राम में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद आ रहा है बात, इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब जरा आप देखिए कि इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और जहां पे दोनों टकरा रहा है वो पॉइंट क्या एक ही जगह पे है कि नहीं, वो पॉइंट कौन सा आपका O पॉइंट है। बात समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। चलो, तो वही लिखा हुआ था। और इस पॉइंट A से ना ये सीधा वाला लाइन क्यों खींचा जाता है, नॉर्मल मालूम है। नॉर्मल क्या ये नॉर्मल हकीकत में होता है क्या, नहीं, नॉर्मल हकीकत में नहीं होता, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसलिए बताया जाता है साइंस के फील्ड में, ताकि आप ना अच्छी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्लासीफाई कर पाए, यानी कि उसको बराबर कर पाए। तो यहाँ पे हमारा पहला नियम क्या कहता था, इंसिडेंट साउंड वेव और हमारा ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और ये नॉर्मल, ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बस हो गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, यहीं पे तीनों लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो, दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम ये था कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि ये दोनों का दोनों ट्यूब जो है बिल्कुल एक बराबर एंगल के झुकाव पे है, तभी इस ट्यूब का टिक टिक का आवाज इस ट्यूब में जा पा रहा है। यदि बराबर एंगल पे एडजस्ट किया हुआ नहीं रहेगा तो आपके कान में टिक टिक का आवाज नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये डायग्राम बेसिकली हमको ये बताता है कि लॉ ऑफ जो साउंड है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो हमारा इसमें भी लागू होता है, और लाइट में तो होता ही था क्लास 8 में जो हमने पढ़ा है। समझ में आ गया बात। यही दो हमारा नियम था। तो दूसरा नियम ये था कि जितना ये हमारा, अच्छा यहाँ पे स्मॉल आई है, स्मॉल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्मॉल आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यदि ये 60 डिग्री होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस घड़ी का टिक टिक का आवाज इस वाले ट्यूब में आ पाएगा बिल्कुल टकराने के बाद, ठीक है। कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये जो हमारा था, ये था हमारा बेसिकली एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था जिससे कि हमारा टकरा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे अभी आपने डायग्राम में देखा कि हमारा दो जो लॉ है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। जैसे हमने देखा अभी इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल, ये तीनों का तीनों एक पॉइंट पे लाई कर रहा था, उसको हम लोग कह रहे थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा पहला नियम होता है। और दूसरा नियम था एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंपल सा बात। तो यही दो लॉ आपको साउंड में याद रखने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में खास करके। ठीक है ना। चलिए आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे इको के बारे में कि आखिर इको होता क्या है। ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।